नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। जरा टाइटल हमारा देख लीजिए आज, प्राण जाए पर प्लान ना आए। ये हम क्यों कह रहे हैं? पॉल्यूशन, प्रदूषण, स्मॉग, ये सारी खबरें आपके इर्द गिर्द हैं। खास तौर से अगर आप दिल्ली एनसीआर के रीजन में रहते हैं या किसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, वहां पर प्रदूषण की मार एक बार फिर पड़ रही है। दिल्ली हो या मुंबई या फिर उत्तर भारत का कोई भी इलाका, जहां प्रदूषण ने कहर न बरपा रखा हो, ऐसी कोई जगह नहीं। जहरीली हवा से लोगों का सांस लेना दूभर हो रहा है। एक तरफ AQI खतरनाक लेवल पर है तो दूसरी तरफ सरकारें प्रदूषण को कम करने में लाचार दिख रही हैं। स्थिति यहां तक आ गई है कि अब सुप्रीम कोर्ट तक को मामले में दखल देना पड़ रहा है। और आज की बात नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट दखल दे रहा है, कई साल बीत चुके हैं, साल दर साल सुप्रीम कोर्ट इसी तरह की सख्ती दिखाता है, तलखी दिखाता है, लेकिन ढाक के तीन पात। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि जानेंगे आखिर तमाम कोशिशों के बाद भी सरकारें बढ़ते प्रदूषण को रोकने में नाकाम क्यों नहीं है। क्योंकि ये मसला हर साल सिर्फ सर्दियों की शुरुआत में उठता है और सर्दियां खत्म होते ही इस पर चर्चा भी खत्म हो जाती हैं। सरकारें क्या साल भर सोती रहती हैं? सिस्टम लाचार नाकाम क्यों रहता है? इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। और एक तरफ लोगों के प्राण जा रहे हैं और वो प्लान जो आना चाहिए, छोटे छोटे प्लान आते जरूर हैं खाना पूर्ति के लिए, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आज तक नहीं आया। और अगर आया है तो फिर है कहां? करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ। पहले रिपोर्ट देखिए। दम घोंटू प्रदूषण हमें समय से पहले मौत की ओर ढकेल रहा है। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की जो ताजा रिपोर्ट आई है वो बेहद डराने वाली है। इसके मुताबिक दुनिया के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में दिल्ली नंबर 1 पर है, जबकि कोलकाता चौथे और मुंबई छठे नंबर पर है। यानी प्रदूषण का बढ़ता दायरा धीरे धीरे देश के तमाम शहरों को अपनी जद में लेना शुरू कर चुका है। क्या आपको पता है भारत में 2019 में हुई कुल मौतों में 18% यानी कि 16,70,000 लोगों की मौत प्रदूषण के चलते हुई। द लैंसेट की ओर से जारी किए गए ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। इससे देश की GDP को करीब $36.8 बिलियन का नुकसान हुआ, जो कि कुल GDP का 1.4% है। एक रिसर्च में पता चला है कि अकेले दिल्ली में हर साल प्रदूषण से करीब 15,000 लोगों की मौत हो जाती है। वहीं उत्तर भारत में घातक पोल्यूशन से आम आदमी की जिंदगी 7.5 साल कम होती जा रही है। अब बात करते हैं कि आखिर इस मौसम में ही प्रदूषण अपने चरम पर क्यों होता है। दरअसल हमारे देश की ज्योग्राफी ऐसी है कि इस दौरान तापमान कम रहता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है। ऐसे में ठंडी हवा भारी हो जाती है और वो जमीन के आसपास मंडराती रहती है। इस दौरान कंस्ट्रक्शन डस्ट, सड़क की धूल, कचरा और पराली से निकला धुआं और राख, गाड़ियों का धुआं इस ठंडी हवा में फंस कर रह जाते हैं और कई बार ये स्मॉग बना देते हैं। इसी हवा में शामिल प्रदूषण वाले कण हमारी सांस का हिस्सा बन जाते हैं और हमें बीमार करते हैं। हवा में मौजूद सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कई खतरनाक गैसों पर काबू पाकर प्रदूषण को कम किया जा सकता है, लेकिन सरकार इसके लिए कोई ठोस पॉलिसी नहीं बना पा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अच्छी होगी तो लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल कम से कम करेंगे। पटाखों पर अगर सख्त कानून होंगे तो लोग उसका पालन करने पर मजबूर होंगे। वहीं पराली के कमर्शियल इस्तेमाल को बढ़ावा दें तो किसान उन्हें जलाने के बजाय मुनाफे का सामान समझेंगे। सच तो यही है कि प्रदूषण रोकने की सारी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार ने प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 2010 में NGT का गठन किया, लेकिन ये संस्था भी कारगर साबित नहीं हो पा रही है। वहीं सरकार की तरफ से 2020 में इसकी रोकथाम को लेकर एक आयोग बनाने की सिफारिश को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है, लेकिन प्रदूषण है जो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज के हमारी इस खास चर्चा में जिन प्रश्नों के इर्द गिर्द हम चर्चा करेंगे वो सवाल आपको बता देते हैं। आज के हमारे 3 अहम सवाल। सबसे पहला सवाल ये कि बढ़ते प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन? अब ये बचपन से पढ़ रहे हैं, आज की चर्चा में हो सकता है कुछ पारंपरिक जवाब हमें देखने सुनने को मिले, लेकिन इससे आगे जाने की आवश्यकता होगी। पहला सवाल यही होगा, कौन है जिम्मेदार इस प्रदूषण का? दूसरा, प्रदूषण रोकने के लिए सरकार नाकाम क्यों रही है?
इतने सारे कोशिशें होती हैं, इतनी कवायदें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, मंथन होता है, लेकिन ढाक के तीन पात क्यों और अभी सख्त कानून क्यों नहीं बना अभी तक? ये भी एक सवाल है जो हम आज की चर्चा में शामिल करेंगे। तो ये आज के हमारे 3 सवाल, और अब मेहमानों का परिचय आज के हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर डी साहा साहब, जो कि पूर्व एडिशनल डायरेक्टर हैं सीपीसीबी के, यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहा आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं अनुमिता राय चौधरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सीएसई यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की। अनुमिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं देश के जाने माने चिकित्साविद डॉक्टर मनोज कुमार, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है फिलहाल मैक्स हॉस्पिटल में। डॉक्टर मनोज कुमार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनुमिता, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। हर साल दीपावली पर यह चर्चा शुरू होती है और बड़ी जोरों से चलती है। चर्चा गर्म होती है, फिर मुद्दे भी उठते हैं, लेकिन जैसे ही फरवरी आती है ये चर्चा फिर उसके बाद एक शांत वातावरण में तब्दील हो जाती है। लोग भूल जाते हैं कि अब से कुछ दिन पहले हम लोग प्रदूषण से जूझ रहे थे, स्मॉग से जूझ रहे थे, मौतें हो रही थी, लोग बीमार पड़ रहे थे। ऐसा क्यों? ये हर साल की हमारी रस्म अदायगी क्यों बनकर रह गया? अनुमिता, आपने बहुत ठीक कहा, और इसका कारण ये है कि जब सर्दियों के समय ये जो अभी जो विंटर कंडीशंस जो अभी बन रहे हैं, इस वक्त जो प्रदूषण है वो लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि एकदम से हवा की गति धीमी हो जाती है, शांत वातावरण हो जाता है। अगर हवा शहर में दब जाती है तो उसके साथ साथ जो प्रदूषण शहर में हो रहा है वो भी दब जाता है, और एकदम से अचानक प्रदूषण बहुत जोर से बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि प्रदूषण ही बढ़ गया एकदम से, ये होता है कि वातावरण में जो अभी जो आबहवा में जो बदलाव आ रहा है उसके कारण हम इसको अभी इतने तेजी से बढ़ना जो है वो हम देख पा रहे हैं। पर इस समय जब ये होता है तब तो इतना शोर मच जाता है, पर जब वातावरण फिर से ठीक हो जाता है और जब एकदम से जो धुंध जब चला जाता है, तब लोगों के दिमाग से भी यह समस्या निकल जाती है, और ये बहुत गलत बात है। क्योंकि अभी जो हो रहा है इस बार, अगर आप इस सर्दियों का जो सिलसिला है अगर आप देखें कि अक्टूबर का जो महीना था सबसे एकदम क्लीन था इस बार, क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी। पर एकदम से नवंबर पे जब ये बदलाव आया और जब पटाखे जले और उसके साथ साथ फिर जो पराली जलना शुरू हो गया, और लोकल पोल्यूशन जो हमने अभी आंकड़े में दिखाया है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो हर वक्त हर घंटा दिखाता है कि किस तरीके से डिफरेंट पोल्यूशन सोर्सेज जो है शहर में और जो बाहर से आता है उनकी कितना अनुमान से कितना उनका कंट्रीब्यूशन है। और इसमें हमने देखा कि दिल्ली में काफी हद तक बाहर से आती है, पर उसके साथ साथ दिल्ली की अपनी लोकल जो पोल्यूशन है उसमें आज गाड़ियों की जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा है, और फिर इंडस्ट्री और जो वेस्ट बर्निंग ये सब मिलाकर। अब बात ये है कि अभी इमरजेंसी की बात हो रही है, पर इमरजेंसी एक्शन की बहुत एक सीमित मकसद होती है, और वो है कि जब हवा में इतनी प्रदूषण थम चुकी है, दब चुकी है, तब आप इमरजेंसी के जरिए सिर्फ यही कर सकते हैं कि आग लगी है तो और भी तेल ना छिड़के, और जो प्रदूषण हो रहा है उसको जितना हो सके और भी खराब ना हो जाए। पर इससे मैजिक बुलेट नहीं है कि इससे एकदम हवा साफ हो जाएगी। इसके लिए जो पूरी साल भर जो हमें काम करना पड़ेगा वो नहीं हो पा रहा। अब दिल्ली की जो बात है हम देखते हैं कि दिल्ली में ऐसा नहीं है कि कुछ हुआ नहीं है, पर जो हुआ है उससे लॉन्ग टर्म पोल्यूशन में कुछ बदलाव आया है, क्योंकि अभी जो एनुअल एवरेज लेवल जो दिल्ली में है वो अभी और बढ़ नहीं रहा, वो डाउनवर्ड है। पर उसके बावजूद भी जो लेवल्स जहां पर हैं उससे हमें और भी करीबन 60% तक और भी घटाना है, ताकि जो साफ हवा के लिए जो मानक बनाए गए हैं उसको हम मीट कर पाए, और वो आसानी से नहीं हो पाएगा। उसके लिए उन मानकों तक हम कब पहुंचेंगे इस रफ्तार से? आपने सही कहा अनुमिता, मैं भी डेटा देख रहा हूं कि कुछ सिग्निफिकेंट हमें कामयाबी तो मिली है कलेक्टिव एफर्ट से, लेकिन वो रफ्तार नहीं है जिसके बाद हम ये कह सके कि अब हमें कंफर्टेबल जोन में है। और खास तौर से जब लोगों की जानें जा रही हो, लोग बीमार पड़ रहे हो, तो उसके बाद ये स्थिति थोड़ा सा चिंताजनक लगती है। डॉक्टर डी साहा, आप सीपीसीबी जैसी बड़ी महत्वपूर्ण और जिम्मेदार संस्था में रहे, बड़े जिम्मेदार पद पर रहे। सर, आपसे ज्यादा हमें कौन बता पाएगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम ग्राउंड रियलिटी है क्या?
सर इमरजेंसी का जिक्र किया अनुमिता ने, वाकई बिल्कुल बात है इमरजेंसी की, लेकिन सर जहां तक मेरा नॉलेज है, इमरजेंसी सर वो सिचुएशन होती है जो अप्रत्याशित हो, जिसके बारे में किसी ने कल्पना ना की हो और अचानक हमारे सर पर आ जाए तो हम कहते हैं साहब इमरजेंसी हो गई। जो चीज हम सालों से दशकों से देख रहे हैं कि यही हमारे सामने आना है, उसके बाद जब वो हमारे सर पर आ खड़ी हो, हमारी जान लेने पर आमादा हो, तब हम इमरजेंसी की बात क्यों करते हैं सर? इतने सालों में हमने क्या किया? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया सर हमने, बिल्कुल सही बात है। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाया सर हमने ग्रेडेड एक्शन प्लान भी बनाया, हमने BS6 को दिया, ईवीज को बढ़ावा देने की बात की। अब कुछ दिन पहले मैं टर्बो, हैप्पी सीडर, THS की बात भी सुन रहा था, लेकिन ये धरातल पर क्यों नहीं दिखते सर? प्रॉब्लम कहां है? आपका अनुभव सर। देखिए, पहले तो मैं कहूंगा जो भी स्टैंडर्ड हम लोग बनाए हैं, ये लोगों को हेल्थ को देखते हुए बनाए गए थे और वो स्टैंडर्ड को मीट करना हमारा एक नैतिक दायित्व है। व्हाट एवर द एजेंसीज आर वर्किंग इन दिस डायरेक्शन, उसका पहला काम ये था कि स्टैंडर्ड को हम क्यों नहीं मीट कर। जब स्टैंडर्ड बनाया गया है, जब स्टडी करके स्टैंडर्ड बनाया गया है, तब व्हाई वी आर नॉट एबल टू मीट द स्टैंडर्ड, ये क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके ऊपर से जो है एमिशन की बात आ जाता है। नेक्स्ट जो एमिशन कंट्रोल हमें कहाँ कहाँ करना है। अब देखिए, एमिशन कंट्रोल इज ए डायनामिक थिंग, एमिशन इन्वेंटरी इज ए डायनामिक थिंग। हर एक महीने ये बदलते रहते हैं, लेकिन हमें लगता है जितना भी एमिशन इन्वेंट्री हमारा बना हुआ है, जो एमिशन निकाला हुआ है, डिफरेंट सोर्सेस को बताया गया है, ये हम लोगों ने रियली कर नहीं पाया है अभी तक ठीक से। एमिशन इन्वेंट्री का कमियां तो मेरे को नजर में आता ही है, क्योंकि आप देखिए अभी अनुमिता मैडम ने बताया कि व्हीकल सबसे बढ़ जाते हैं, व्हीकुलर कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, लेकिन आप सोर्स अपॉर्चमेंट स्टडी देखिए तो उसमें तो बोलता है कि एमिशन आपका 20% to 25% आपका व्हीकुलर है, लेकिन डोमेस्टिक को बता रहे हैं 32% है। तो ये जो कंट्राडिक्शन आ रहा है, ये कहाँ से पैदा हो रहा है? व्हीकल है कि डोमेस्टिक फ्यूल से आ रहा है? तो ये जो 32 और 20 की जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा हमारे पास शायद हमें रीथिंक करना चाहिए और सोचना चाहिए कि कहाँ कहाँ हम चूक रहे कि आई अप्रिशिएट सर, आई अप्रिशिएट सर, आपने इतने महत्वपूर्ण चीजों पर यहां पर आज ये बात रखी है, रोशनी डाली है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या हम यानी कि डेटा को, अगर हमारे पास डेटा नहीं है अब तक, इतने आजादी के इतने सालों के बाद भी इतनी सीवियर प्रॉब्लम का हमारे पास बुनियादी आकलन करने का आधार नहीं है, आप ये सजेस्ट कर रहे हैं सर कि हमारी जो एजेंसी हैं, जो हमारे सरकारी तंत्र हैं, वो अभी तक बुनियादी डेटा ही नहीं जुटा पाई है? जो डेटा हमारे पास है वो कंफ्यूजिंग है? नहीं, इस पे मैं ये नहीं कहूंगा कि कंफ्यूजन है, क्वेश्चन मार्क है, ये नहीं कहूंगा मैं। देखिए, जो एमिशन सोर्सेस है, इसका भी एक सीजनल इम्पैक्ट है, सीजनल यूज है। तो ये तो पक्का है कि कोई भी एक डिफाइंड शहर का जो एमिशन होता है, ये ऑलमोस्ट रिमेन्स द सेम, बट कुछ इंक्रीमेंटल ग्रोथ भी होता रहता है। एटलीस्ट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का रहते हुए वो जो अनुमिता मैडम ने बताया है, इट हैज नॉट गिवन दैट पीक एंड इट इज नॉट राइजिंग। That is the contribution of the pollution control board. Now, when we are able to control that thing, that means we are successful in making our environment clean. But हम लोग मानक के पास नहीं ले जा पा रहे हैं, उसका कारण को विश्लेषण करना और साल भर सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। मिलकर काम करना। डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि अब हम एक बहुत क्रूशियल पॉइंट पर आ गए हैं, जब आपने कहा कि मिलकर काम करना है, और आज के इस प्रोग्राम में हम यही सवाल उठा रहे हैं कि पॉल्यूशन पर आखिर एक इंटीग्रेटेड नेशनल पॉलिसी क्यों नहीं है। डॉक्टर मनोज हमारे साथ हैं। डॉक्टर मनोज, आप स्वाभाविक तौर पर स्वास्थ्य मामलों को देखते हैं, आप देखते हैं आपके पास जब पोल्यूशन की मार पड़ती है लोगों पर तो आपके पास इनफ्लो बढ़ जाता है, लोगों को तरह तरह की शिकायतें होती है, लेकिन एज अ डॉक्टर सर, मैं आज आपसे ये नहीं कहूंगा लोग क्या करें क्या ना करें, एज अ डॉक्टर आपका ऑब्जर्वेशन क्या है सर? हम जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, राज्य सरकार दूसरी राज्य सरकार को, फिर राज्य मिलकर केंद्र सरकार को, फिर केंद्र सरकार मिलकर वापस राज्य सरकारों को, जिसकी तरफ डॉक्टर साहा इंगित भी कर रहे हैं
कि सबको मिलकर काम करने का ये माइंडसेट ही नहीं है देश में। ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है सर? जी दीपक जी, अभी जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे, उन्होंने हालांकि सेफगार्ड किया कि कंफ्यूजिंग डाटा नहीं है, बट डेफिनेटली डिस्क्रिपेंसी ऑफ डाटा है। आप देखिए, पहले स्टडी आई कि 41% जो है वेहिकुलर एमिशन से होता है, 20% पराली से होता है, अब 10% पे पराली चली गई है। हर बार ये जो 1 नवंबर से 15 नवंबर का टाइम है, हमारे लिए डिस्कशन का विषय बन जाता है। बट साल भर हम लोग क्या करते हैं, हमने जो भी कोशिशें की हैं वो अपर्याप्त है। आप देखिए दिल्ली की आबादी देखिए, 3 करोड़ के आसपास आबादी है और 1 करोड़ 20 लाख के आसपास व्हीकल है। जो ये व्हीकुलर एमिशन की बात करते हैं तो हम किसी जो हमें फैक्ट्स मिलते हैं, ये जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की जो प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, उसमें जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं उस पर हम लोग एक्ट नहीं करते हैं। अब बताइए, अगर आपको व्हीकल्स के नंबर्स रोड पे घटाने हैं तो उसका तरीका टैक्सेशन बढ़ाने से या ऑड एंड इवन करने से नहीं होगा। आपको ये देखना होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतनी अच्छी हो जाए कि लोग अपना व्हीकल खरीदें ही नहीं, वहाँ पे रोकना होगा। व्हीकल की बिक्री को रैशनिंग करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते नहीं हैं। अब देखिए, आपको मैं बता दूं कि जो पॉल्यूशन हैजार्ड है, एयर पॉल्यूशन हैजार्ड, ये सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम या सांस की तकलीफ नहीं देता है, ये कार्डियोवैस्कुलर हार्ट से संबंधित बीमारी देता है, स्किन से संबंधित बीमारी देता है। इवन जो कॉग्निटिव बिहेवियर है, जो आपकी सीखने लर्निंग एबिलिटी है बच्चों की, उसको कम कर देता है। और जितने भी जो PM 2.5 हैं वो तो अंदर तक जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन में जाके वो तमाम सिस्टम को इन्वॉल्व करते हैं। तो ये एक सीरियस इशू है, ये एक सीरियस मेडिकल इशूज है। और ये मुझे लगता है कि CAD के बाद ये जो एयर पॉल्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है मॉर्टिलिटी का। और आपने जहां अपने रिपोर्ट में दिखाया कि 1.4% जो GDP लॉस है, हमारा हेल्थ केयर बजट ही इसके अराउंड घूमता रहता है। तो समझिए कितना बड़ा ये लॉस है। तो अब मुझे ये कहना है कि जो भी चीजें आती हैं सामने, उस पर एक पुख्ता कदम उठाने की जरूरत है कि आपको कोई सॉल्यूशन ढूंढना होगा। सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कशन का समय गुजर गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा 21st सेंचुरी का हेल्थ हैजार्ड है। आप देखिए, जो भी मौतें हो रही हैं एयर पॉल्यूशन की, जो WHO का डेटा है, उसमें से 70% एशिया में हो रही है। और आप खास करके भारत देश में देखें, भारत की सिर्फ मेट्रो सिटीज की मैं बात नहीं करता हूं, इवन जो स्मॉल टाउन से वहां भी पॉल्यूशन लेवल बहुत ज्यादा है आज। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। पॉल्यूशन से प्राण जाए पर पॉल्यूशन के खिलाफ कोई प्लान ना आए। आखिर ऐसी स्थिति क्यों है इस देश में, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अनुमिता, बहुत सारे लोग जब मैं उनसे बात करता हूं तो एक बड़ा तबका ये भी दलील देता है कि जियोग्राफिकल मिसफॉर्च्यून है, दिल्ली और आसपास में लॉक हो जाती है, ट्रैप हो जाती है। वो लॉस एंजलिस में भी हम देख रहे हैं, लॉस एंजलिस में तो 1540 से जब मॉडर्न मशीनरी आई भी नहीं थी तब से है वहां पे। मंगोलिया का उलंबतार भी ऐसा ही है कि जो जियोग्राफिकल मिसफॉर्च्यून के कारण है। लेकिन दिल्ली में सिर्फ मिसफॉर्च्यून नहीं है जियोग्राफिकल, हम देखते हैं आपके पराली, वेहिकुलर पॉल्यूशन, 13 थर्मल प्लांट है दिल्ली के आसपास, SO2 आ रही है। क्या हम इसको ज्योग्राफिकल मिसफॉर्च्यून बोल के इग्नोर कर सकते हैं, या कुछ है हमारे पास जिनको सॉल्यूशन के रूप में हम सामने रख सकते हैं? देखिए, जो जियोग्राफिकल मिसफॉर्च्यून की बात है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि आज जब हम दिल्ली में ऐसा स्मॉग हम देख रहे हैं, ये सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे इंडो गैंजेटिक प्लेन में ही ऐसा है अभी इस वक्त। तो उसका कारण है क्योंकि ये लैंडलॉक्ड एरिया है और यहाँ पे आसानी से इन्वर्शन और ट्रैपिंग हो जाती है, और हर साल हम ये देखते हैं। पर जो हम कर सकते हैं, हमें अब सोल्यूशन की तरफ इस चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर हम सोल्यूशन को समझना चाहते हैं तो पहली सबसे बड़ी बात यह है कि जहां दिल्ली की अपनी जो लोकल एक्शन है उसको तो हमें बढ़ावा देना ही है, और जो जहां पे गैप्स हैं एक्शन में, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार, और भी इंडस्ट्रियल एक्शन, जो काफी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जो लीगल इंडस्ट्रियल एरिया के बाहर हैं और गंदे ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको रोकना। अगर गंदगी जलाया जा रहा है तो पूरी म्यूनिसिपल सिस्टम में सुधार लाना, क्योंकि आज सिर्फ 47% कलेक्टेड वेस्ट को हम प्रोसेस कर पाते हैं और बाकी बाहर एक्यूमुलेटेड होता है जो आसानी से जला दिया जाता है, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वगैरह। तो दिल्ली के अपनी एक सुधार कार्य को आगे बढ़ाना है, पर उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि अब NCR में जो, क्योंकि ये एयर शेड एक रीजनल लेवल पे हमें ये प्रदूषण को समझना होगा, क्योंकि पोल्यूशन कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री में सीमित नहीं रहता। बिल्कुल तो सही। आज अगर आप इंडस्ट्रियल इलाके में चले जाएं, सोनीपत, पानीपत, गाजियाबाद, हर जगह आप देखेंगे कि जो प्रिडोमिनेंट ईंधन है वो है कोयला।
दिल्ली में कोयला बैन हो चुका है, पर जो बाकी जगह है वहां पे कोयला जल रहा है। पर वहां पे भी आप सोचिए कि केंद्रीय सरकार का भी जो रोल है, आज जो इंडस्ट्री में हम कोयले को नहीं रोक पा रहे क्योंकि नेचुरल गैस ज्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि उसपे इतने टैक्सेस भरे हुए हैं। बिल्कुल अनुमिता, और कोयले की सप्लाई में थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम आ जाए तो पूरी की पूरी इकोनॉमी हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। हमने कुछ दिन पहले देखा। तो कोयले पर ही जो निर्भरता है, वाकई में इसको भी कम करना होगा। कैसे करना है ये सरकारों को तय करना होगा। डॉक्टर साहब, आप सिस्टम में रह के आपका अनुभव क्या रहा? कहां पर प्रॉब्लम है? एक इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान जिनकी हम बात कर रहे हैं वो क्यों नहीं, और वो कैसे आएगा? संक्षेप में अगर बता पाए डॉक्टर साहब। अभी तो अनुमिता मैडम ने बता दिया। देखिए, दिल्ली में जो पॉलिसी लागू हो रहा है वो नियर बाय स्टेट पे नहीं हो रहा है। दिल्ली में जो आपका ग्रैब एप्लीकेशन हो रहा है ये नियर बाय स्टेट में नहीं एप्लीकेशन हो रहा है। तो ये जब तक यूनिफॉर्मिटी नहीं आएंगे तब तक ये टोटल एयरशेड जो टोटल नॉर्दर्न इंडिया में आपका रहता है, इसका कोई जियोग्राफिकल बाउंड्री तो है नहीं, बट अपर इंडो गैंजेटिक प्लेन जहाँ पे 5 स्टेट आपका, उसमें यूके भी है आपका, वो यूपी भी है, दिल्ली भी है, हरियाणा भी है, राजस्थान भी है। सबके अंदर यूनिफॉर्म पॉलिसी, यूनिफॉर्म रेगुलेशन, यूनिफॉर्म कंप्लायंस, यूनिफॉर्म मॉनिटरिंग अगर हो तब तो आपको पता चले कि टोटल एयरशेड में इतना प्रॉब्लम है, तो हम टोटल एयरशेड को हमें कैसे मैनेज करना है जी। ये तो हमें मानना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं, कोई चारा नहीं बचता। डॉक्टर मनोज, मैं फटाफट से आपके पास आना चाहूंगा। अब हमारे पास 2 लोग हैं सर। एक तरफ वो लोग हैं, लोग मैं नहीं कहूंगा, सिस्टम कहूंगा समूचा, जो लोगों के लिए वो प्लान नहीं लेकर आ रहा है, जो लोगों के प्राण लेने पर आमादा है। और दूसरी तरफ आप लोग हैं जो लोगों की जान बचा रहे हैं। आप हमारे पैरालिसिस की स्थिति में पहुंच चुके सिस्टम को क्या संदेश देंगे सर? क्या सॉल्यूशन देंगे संक्षेप में? मैं तो यही कहूंगा कि जो अभी की जो हालात है उसमें कम से कम ऐसा करें। जो दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि वो अपने इंडोर रहें, बाहर न जाएं, शाम के समय एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करें, रनिंग और इस तरह की जो ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं उसको अभी 10-15 दिन के लिए पोस्टपोन कर दें। और सिस्टम के लिए तो यही कहूंगा कि ये एक थ्रेशोल्ड से ऊपर पहुंच चुका है, और अगर इस जगह पे हमने नहीं कामे तो ये बहुत बड़ा एक हेल्थ हैजार्ड बनने जा रहा है। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि सिर्फ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं, रेस्पिरेटरी, हार्ट की डिजीज, प्री टर्म लेबर, लो बर्थ वेट बेबी, इवन न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम, पार्किंसोनिज्म, इस तरह के ये तमाम जगह पे जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और PM 2.5 है, ये इतना ज़्यादा खतरनाक पॉल्यूटेंट है कि इसके लिए सावधानी की ज़रूरत है और इस पर तुरंत और मुझे लगता है त्वरित कार्रवाई करने की जरूरत है। निश्चित तौर पे हेल्थ के साथ साथ जो जीडीपी का नुकसान हो रहा है, 1.3% जीडीपी का हम हेल्थ पर खर्च कर रहे हैं, और पोल्यूशन से हमारी जीडीपी को कितना नुकसान हो रहा है? 1.4%, यानी कि हेल्थ एक्सपेंडिचर से ज्यादा हमारे नुकसान हो रहा है पॉल्यूशन का। तो सिर्फ जान का ही नहीं, अर्थव्यवस्था का नुकसान है, पूरी प्रकृति का नुकसान है। ये हम सबको समझना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे शो पर जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। आप तीनों आए और हमारे दर्शकों के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। डॉक्टर डी साहा, थैंक यू सो मच। अनुमिता राय चौधरी, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर मनोज कुमार, थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।